A big hello to everyone and welcome to PW Only IS. So in the previous class we were talking about the exogenic forces और हमने उन exogenic forces में weathering और mass movement को देखा। आज के इस क्लास के अंदर हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को और इरोजनल वर्क्स को देखेंगे बाय एवरी एजेंट, चाहे हम बात करें रिवर्स की या हम बात करें विंड्स की या ग्लेशियर्स की, है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस पूरी क्लास का जो एस्पेक्ट होगा इट विल मूव अराउंड द लैंडफॉर्म्स। अब बहुत सारे इस धरती के ऊपर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है और इन लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए बहुत सारे एजेंट भी काम करते हैं। जिन एजेंट्स में सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट एजेंट है रिवर्स, सेकंड एजेंट इज ग्राउंड वाटर, थर्ड एजेंट इज ग्लेशियर, फोर्थ एजेंट इज विंड एंड फिफ्थ हम देखेंगे मरीन एरियाज के अंदर मरीन एक्शन। तो ये 5 ऐसे एक्शंस हैं या एजेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवर से, देन विल डिस्कस द ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एज वेल एज विंड एंड मरीन लैंडफॉर्म्स। तो जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो हमें रिवर्स को इस तरीके से सोचना है कि रिवर्स आर नथिंग बट, जैसे हमारी लाइफ साइकिल है ना, वैसे ही एक रिवर की लाइफ साइकिल होता है। जब हम अपनी यूथ अवस्था में होते हैं वी आर वेरी हाईली एनर्जेटिक एंड जैसे जैसे आप मैच्योर स्टेज में जाएंगे एनर्जी थोड़ी कम होती रहती है और जब आप पहुंचेंगे ओल्ड एज के अंदर एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो इस माउंटेन से, इस पीक से होता है और जब इनिशियली वो रिवर जब ट्रेवल करती है तो वो पहाड़ों से निकल रही है। अगर वो रिवर पहाड़ों से निकल रही है तो वो स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ही स्टीप है। स्टीप स्लोप होने के कारण बच्चा यहां पे रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी और रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहां पे रिवर के पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। यहां पे रिवर जो बह रही है दिस विल बी फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड जब ये रिवर थोड़ा सा प्लेन एरिया में आई तब इसका जो स्लोप है वो कंपैरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया, जेंटल हो गया। जब स्लोप कम होगा तब इस रिवर की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी और उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। और लास्ट स्टेज में जब किसी रिवर ने यहां पे आके किसी समुद्र के साथ संगम करना है तब उस समुद्र के साथ मिलने पे इस रिवर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्लोप है वो बहुत ही कम है। तो इस एरिया को आप जब कहते हैं दिस इज टर्म्ड एज यूथ स्टेज ऑफ अ रिवर। Then we reach to the other stage we call as mature stage of a river, जहां पे velocity comparatively कम हुई। Then third we have is the old stage of a river, किसी भी रिवर की पुरानी स्टेज, ओल्ड स्टेज, सबसे सबसे वृद्धावस्था। यूथ स्टेज के अंदर रिवर के अंदर काफी ज्यादा वेलोसिटी है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी रिवर बहुत तेजी से चलती है तो वो वर्टिकल कटिंग करती हुई जाती है। मतलब अगर मान लीजिए इस सरफेस से रिवर चल रही है ना तो वो इस रिवर, ये जो रिवर है वो इस सरफेस को वर्टिकली काटते हुए आगे बढ़ेगी। तो यहां पे जो इरोजन है, वर्टिकल इरोजन जो है दैट वुड बी प्रोमिनेंट, वर्टिकल इरोजन इज प्रोमिनेंट एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रिवर की वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कंपैरेटिवली कम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप इस अवस्था में हैं जहां से आपने क्या किया, जब आप पहाड़ों से रिवर को देख रहे हैं, जब रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो वर्टिकली इरोड कर रही है। मतलब रिवर क्या कर रही है, जो डेप्थ के अंदर जाके इरोजन करती हुई जा रही है। जब वर्टिकल इरोजन होगा ना बच्चा तो यहां पे रिवर की डेप्थ कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से 100 मीटर क्यूब पर आवर पानी क्रॉस करता है। 100 मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में यहां से क्रॉस करता है।
अब मैंने लिया ऐसा ही सिमिलर एरिया इन द मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में सिमिलर एरिया लिया। अब पीछे से पानी कितना आ रहा है 1 घंटे में? सर 100 मीटर क्यूब पानी आ रहा है पीछे से 1 घंटे में। तय है 1 घंटे में 100 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, ठीक है जी। बट अब यहां पे जब मैच्योर स्टेज है तो वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली लेस। वेलोसिटी लेस है। जो क्यों लेस है? क्योंकि स्लोप क्या है? जेंटल है। स्लोप क्या है? जेंटल है। इसलिए कम वेलोसिटी है, स्लोप जेंटल है, मैच्योर अवस्था है। अब अगर स्लोप जेंटल है, वेलोसिटी कम है, तो वर्टिकली कटिंग होगा? नहीं होगा। क्या डेप्थ ज्यादा होगी? नहीं होगी। अब देखो पानी तो उतना ही आ रहा है पीछे से। अब रिवर के पास पानी उतना ही आ रहा है, डेप्थ ज्यादा नहीं है, तो रिवर क्या करेगी? फैलना स्टार्ट होगी ताकि उस पानी को अकोमोडेट कर सके। तो इस रीजन के अंदर रिवर क्या करेगी? फैलेगी। रिवर अपना जो एरिया है उसको बढ़ाएगी ताकि पीछे से 100 मीटर क्यूब पानी आ रहा है 1 घंटे में, उस पानी को कहां लेके जाएगी? कहीं और थोड़ी भेज देगी। तो रिवर क्या करेगी? जैसे ही अपनी वेलोसिटी कम करेगी, ये लेटरल इरोजन यानी कि अपनी चौड़ाई को बढ़ाने लगेगी। गहराई नहीं बढ़ेगी, अब बढ़ेगी चौड़ाई। यानी कि यहां पे लेटरल इरोजन क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट होने लगेगा। यहां पे लेटरल इरोजन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन, लेटरल इरोजन जो है वो वर्टिकल इरोजन से ज्यादा होगा। लेटरल इरोजन मोर देन वर्टिकल इरोजन, ठीक है सर। वर्टिकल इरोजन, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा ओल्ड स्टेज। जब आप ओल्ड स्टेज पे जाएंगे ना, तब यहां पे वेलोसिटी बहुत ही कम है। वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस। और वेलोसिटी बहुत कम है तो इसका मतलब है स्लोप बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वर्टिकल कटिंग होगी या लेटरल इरोजन ही होगा? यहां पे ओनली एंड ओनली आपको लेटरल इरोजन दिखाई देगा। लेटरल इरोजन दिखाई देगा। एक और चीज देखें, यहां पे जो भी रिवर ने वर्टिकल कटिंग किया, तो इस रीजन के अंदर स्पीड ज्यादा होने के कारण कौन प्रोमिनेंट है? इरोजन। ये स्टेज है इरोजन की, यानी कि चीजें काटी जा रही हैं और रिवर द्वारा आगे लेके जाई जा रही। इस रीजन के अंदर जो मैच्योर स्टेज है, जो भी पीछे से मटेरियल आया उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। और जब स्पीड कम हो गई तब उस मटेरियल का यहां पे क्या होने लगेगा? डिपोजिशन। इस एरिया में आके होने लगेगा डिपोजिशन। तो ये रिवर की प्रोफाइल है जिसे आप लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कहते हैं। दिस इज, इसको ऐसे मान लें, ये अगर मैं बात करूं तो दिस इज टर्म्ड एज द longitudinal profile of a river. longitudinal profile of a river. अब इसके साथ एक बात और एसोसिएटेड है जो मैं अभी बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब इरोजन हो रहा है, एक वर्ड आप बार बार देख रहे हैं, इरोजन। इरोजन के क्या तरीके हैं, किस तरीके से इरोजन होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इरोजन के अंदर मान लीजिए यहां पे दिस इज द सेपरेट पार्ट, here you have this separate part। यहां पे मैं एक बात बताता हूं, मान लीजिए ये एक एरिया है जहां से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। इस एरिया से कौन फ्लो कर रहा है? रिवर इज फ्लोइंग। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, इस रिवर के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर है। अब क्या होगा? ये जो पत्थर है, दिस दिस मेजर ब्लॉक या जो स्टोन है, ये अगर रिवर के बेड के साथ, जैसे रिवर आगे बहेगी ये रिवर के बेड के साथ, यानी कि रिवर के सरफेस के साथ क्या करेगा? फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। सरफेस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करेगा तो इसकी वजह से इरोजन होगा। बिल्कुल सही बात है सर, इरोजन होगा। इस तरीके के इरोजन को हम एब्रेजन का नाम देते हैं। इसको बोला जाता है एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब है अगर कोई भी बड़ा पत्थर रिवर के बेड के साथ इरोड हो रहा है, ये बड़ा पत्थर रिवर के सरफेस यानी कि रिवर के बेड के साथ क्या कर रहा है? इरोजन। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? एब्रेजन के नाम से जानते हैं। अगर यहां पे दो छोटे छोटे पार्टिकल्स, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो ये भी तो इरोड होते जा रहे होंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इनको बोला जाता है एट्रीशन। इसको बोला जाता है एट्रीशन।
हमें दिमाग में रखना है एक वर्ड, एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब होता है व्हेन अ बिग स्टोन or a pebble is striking at the surface or eroding at the surface of a river, then it is termed as abrasion. अब हम देखते हैं इनसे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। जो वर्टिकल स्टेज पे यानी कि यूथफुल स्टेज में लैंडफॉर्म होंगे, इसमें पहला लैंडफॉर्म हमने देखना है वी शेप वैली को। और इसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्रिपेयर्ड माय नोट्स फॉर यू, so that with the help of those notes you will be in a condition to understand things very clearly. जैसे कि सबसे पहला है वी शेप वैलीज। अब आप समझने की कोशिश करें वी शेप वैलीज क्या होती हैं। जब आप किसी भी पहाड़ को इस तरीके से देखते हैं, ये वी शेप वैलीज हैं, दीज आर दी वी शेप वैलीज। अब इसको हमने दूसरे तरीके से भी दिखाया कि दो पहाड़ों के बीच में ये वी शेप वैली है एंड इसके बीच में से कौन बह रहा है, एक नदी फ्लो कर रही है। कैसे बनी होगी ये वी शेप वैली? हुआ ये, मान लीजिए मैंने पहले भी आपको एक बार बात बताई थी कि ये किसी भी तरीके की एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से एक नदी फ्लो कर रही थी, ये नदी बह रही थी। अब इस प्लेट के नीचे प्रेजेंस है किसका? मैग्मा का। किसका प्रेजेंस है? मैग्मा का। मैग्मा विल ट्राई टू राइज, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मैग्मा राइज करेगा, प्लेट के अंदर बल्जिंग होगी, मतलब प्लेट ऊपर की ओर यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये प्लेट किस तरीके से दिखाई देगी आपको? बेंड होती हुई दिखाई देगी, राइट। ये बेंडिंग आपको दिखाई दी इसकी। अब एक बात बताओ, जैसे ही ये बेंडिंग होगी, जो नदी सीधा धरातल पे बह रही थी, अब उसकी अगर वेलोसिटी तेज होगी कि नहीं होगी? सर जी हां होगी। क्यों होगी वेलोसिटी तेज? जैसे ही वो बेंड हो रहा है, जैसे ही वो बेंड हो रहा है, उसके पास स्लोप आ गया। जैसे ही उसके पास स्लोप आ गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तेज होने लग गई। और जब भी वेलोसिटी तेज होगी, क्या इरोजन होगा? बिल्कुल हाँ होगा। इस वजह से आपको यहां पे इरोजन होता हुआ दिखाई देगा। एक साइड से पहाड़ बन जाएगा, दूसरे साइड से पहाड़ बन जाएगा और नदी इरोड करके इसको क्या कर देगी? बीच में से निकल जाएगी। बीच में से कौन निकल जाएगा? बीच में से ये नदी निकल जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर वैलीज, वी शेप वैलीज। इसका मतलब यह है कि ये कब पॉसिबल है? जितना ये प्लेट ऊपर उठी, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, उतना ही इसको नदी ने काट दिया। नदी वापस अपनी जगह पे। ये प्लेट ऊपर उठी, नदी ने काट दिया। प्लेट ऊपर उठी, नदी ने काट दिया। तो आप देखेंगे यहां पे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इरोजन। खत्म कहानी। वैली फॉर्म्ड बाय रिवर्स, इसको हम बोलते हैं रिवर्स के द्वारा जो वैली बनाई गई हैं उनको हमने बोला वैली फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ये कौन सा है? वी शेप वैलीज। अब यहां पे स्टेजेस ऑफ रिवर मैं आपको बता चुका हूं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ठीक है। अब आता है इस वैली का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। इस वैली के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जहां पे मैं आपके साथ एक बार ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि जो भी रिवर्स के बेड के साथ पार्टिकल्स पड़े हैं, अगर वो इरोड होते हैं तो उसे हम एब्रेजन का नाम देते हैं, एब्रेजन की संज्ञा देते हैं। माई क्वेश्चन टू यू हियर इज, आप अगर इस रिवर बेड को देखेंगे जहां पे पानी फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ये एक पार्टिकल पड़ा है। इस पार्टिकल के सराउंडिंग में पानी चल रहा है और एक पानी है जो इस पार्टिकल से थोड़ा दूर है। एक पानी है जो रिवर के किनारों के तहत चल रहा है। मतलब आप ऐसे माने कि आप किसी एक नदी के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे पे रिवर का जो पानी का बहाव होता है वो कंपैरेटिवली धीरे होता है। क्यों? क्योंकि जो साइड्स होती हैं उनके साथ फ्रिक्शन होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है। इसीलिए अगर मान लो नदी इस तरीके से बह रही है तो सबसे ज्यादा बहाव कहां तेज होगा? बीच में। क्यों? क्योंकि बीच में सर कोई फ्रिक्शन नहीं है। साइड में तो वॉल्स के साथ फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी कम हो गई। बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो वेलोसिटी ज्यादा है। अब एक बात समझो, एक नदी का ये वाला भाग, यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी कम है, बट बीच में वेलोसिटी ज्यादा है। तो ऐसे हो रहा है कि रिवर आगे बह रही है, रिवर का बीच का भाग आगे चला गया और रिवर की साइड्स पीछे रह गई। रिवर की साइड्स पीछे रह गई। इसका मतलब यह है
कि ये जो आगे चलेगा, जो आगे बढ़ गया है भाग, वो क्या करेगा, पीछे से पानी को वापस आगे की ओर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद तो आगे बढ़ गया और नीचे से पानी पीछे रह रहा है, नीचे से पानी पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि नीचे का पानी का वेलोसिटी कम है। तो जो आगे बढ़ा हुआ पानी, उसको लगेगा पीछे वाले पानी को भी तो लेके जाऊं, वो इसको आगे की ओर लेके जाएगा। इसका मतलब यह है, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान यहां पे कुछ इस तरीके से पानी आगे बढ़ रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर आगे आ रहा है, तो ये घूमने लगेगा। इसकी वजह से यहां पे एक करंट जनरेट होगा जिसे एडी करंट्स कहा जाता है। सरफेस पे फ्रिक्शन कम, साइड्स, सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा, साइड्स पे फ्रिक्शन ज्यादा, बीच में फ्रिक्शन कम, यानी कि वेलोसिटी जो पानी की है वो भी क्या है, कम। जब वेलोसिटी कम, बीच में वेलोसिटी ज्यादा, तो डेवलप होंगे एडी करंट। अब जब एडी करंट डेवलप होंगे तब खुद सोचो, ये वाला जो पत्थर है ये घूमेगा, और जब ये पत्थर घूमेगा मेरे दोस्तों, पत्थर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो क्या इस सरफेस को इरोड करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो सर ये सरफेस को क्या कर दिया इसने, इरोड करके इस तरीके से आगे बढ़ गया, और जो रिवर का पानी ऊपर था, अब गहराई बढ़ गई, तो ये ऊपर वाला पानी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा सर, नीचे की ओर आने लगेगा। अब इसको क्या बोला जाता है, आप इसको ऐसे समझें कि ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि रिवर का जो बेड था, जो रिवर का बेड था, वो इस तरीके से डेवलप होने लग जाएगा। क्यों इस तरीके से हो जाएगा? क्योंकि यहां पे कौन पड़ा है, पत्थर पड़ा है, जो कि घूम रहा है, घूम रहा है। ये क्या बना, ये एक होल बन गया। इस होल को पॉट होल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पॉट होल। और जो पत्थर है, ये पत्थर इस तरीके से क्या कर रहा है, घूम रहा है। पत्थर घूम रहा है, जैसे ही पत्थर घूमता है ये नीचे से क्या कर देता है, इसको इरोड कर देता है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था सर, एब्रेजन बोला था। बिल्कुल सही बात है सर, कौन सा एब्रेजन, ये वर्टिकल लेवल पे एब्रेजन चल रहा है। ठीक है, अब एडी करंट जनरेट हो गए, पोर्ट होल्स बन गए। अब एक बात बताओ, जब आपने ड्रिलिंग मशीन को देखा होगा तब आपने ये एहसास किया होगा कि जब आप ड्रिल करते हैं ना मशीन से, तब उसमें आगे वाला पोर्शन तीखा है, वो घूमता है, ड्रिल कर देता है। ऐसे ही क्या है, ये वाला जो पत्थर है, दिस पत्थर विल लुक लाइक दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जो भाग इसका संपर्क में आया वो तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, इरोड हो गया। अब ये इस तरीके से अगर पत्थर दिखाई देगा और ये घूमेगा, ये अगर घूमेगा तो क्या ड्रिलिंग होगी? बिल्कुल सही बात है सर, ड्रिलिंग होगी। और सदियों तक ऐसा होता रहा, और धीरे 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 ये इस तरीके की वैली बनती गई, और यहां ये वैली बनने लगी। अगर ये वैली नैरो होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, गॉर्जेस के नाम से। नैरो वैलीज हैं, देन दे आर टर्म्ड एज गॉर्जेस। और अगर अगर यहां पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो शिपकिला गॉर्ज इज वन अमंग देम। और ये किस वजह से बनती हैं सर, वर्टिकल लेवल पे इरोजन की वजह से। और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है सर, एब्रेजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब ये इस तरीके की वैली बन गई। अब थोड़े समय बाद देखो, यहां के जो छोटे छोटे पत्थर हैं, यहां के जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये साइड की वॉल को भी, साइड की वॉल को भी क्या करने लगेंगे, इरोड करेंगे। यानी कि पहले कौन सा इरोजन हुआ, वर्टिकल। वर्टिकल इरोजन के बाद जो सेकंड इरोजन है कौन सा होने लगेगा, सेकंड इरोजन कौन सा होगा बच्चा, लेटरल। और फिर इस वैली का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वैली इस तरीके से हो जाएगी और विड्थ विल इंक्रीज। ये हो गया पहला। अब क्वेश्चन आता है सर, गॉर्ज क्या होता है और कैन्यन क्या होता है। जब आप गॉर्ज देखते हैं ना, तो गॉर्ज तो है जो फॉर्म होता है पोर्टहोल ड्रिलिंग से, और कैन्यन जो है, जो इलोंगेटेड गॉर्जेस होते हैं, बहुत लंबे बड़े चौड़े सारे, बहुत ही एक्सटेंसिव, और बेसिकली एक्सटेंसिव फॉर्म्स जो होते हैं गॉर्जेस के, उनको हम बोलते हैं कैन्यन। उनको हम किस नाम से जानते हैं, कैन्यन। और इसमें सबसे फेमस कैन्यन कौन सा है, सबसे फेमस कैन्यन है ग्रेट ग्रैंड कैन्यन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो गॉर्ज हो गया, कैन्यन हो गया, वी शेप वैली हो गई। अब आते हैं अगले, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। देखो रैपिड्स क्या है, यहां पे आप एक चीज समझेंगे। मान लो कोई एक नदी बह रही है इस तरीके से, ठीक है। इस नदी जिस सरफेस पे बह रही है, यहां ये जो रॉक्स हैं, सारी रॉक्स हैं, और इस रॉक्स के ऊपर कौन बह रहा है,
इस रॉक के ऊपर यहां से नदी बह रही है, यहां नदी बह रही है। मैंने बोला कि ये जो रॉक्स है ना, ये बड़ी अतरंगी रॉक्स हैं, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, स्पेसिफिक कंडीशन है, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। अब खुद बताओ कौन सी रॉक का इरोजन होगा, हार्ड का या सॉफ्ट का? तो ऑफ कोर्स सॉफ्ट रॉक विल बी इरोडेड, हार्ड रॉक इरोड नहीं होगी। तो क्या तुम्हें इस तरीके से कंडीशन डेवलप होती हुई नहीं दिखाई देगी कि आप यहां पे जो सॉफ्ट रॉक है वो कट गया, हार्ड रॉक रह गया, सॉफ्ट रॉक कट गया, हार्ड रॉक रह गया। तो यू विल सी दिस वुड बी द सिनेरियो, है ना? पानी अब आएगा नीचे और फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब यह है, इसे बोला जाएगा रैपिड्स। अगर आपने रिवर राफ्टिंग की है तब उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे रैपिड्स का सामना करना पड़ता है, स्पेसिफिकली इन दी गंगा रिवर राफ्टिंग। और इनको हम मिनी वाटरफॉल की संज्ञा भी देते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज हार्ड रॉक, दिस इज हार्ड रॉक, हार्ड रॉक एंड हार्ड रॉक। बीच में इनके कौन सी रॉक्स हैं? सॉफ्ट रॉक। और जहां सॉफ्ट रॉक है वहां पे आपको इरोजन दिखाई दे गया, और जहां पे सॉफ्ट रॉक है वहां इरोजन हो गया। सो दैट इज हाउ यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ अ रैपिड। तो रैपिड पता लगा इरोजन से है, अल्टरनेटिव हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के चक्कर में। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाटरफॉल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आप इस तरीके से इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि एक रीजन है, वाटरफॉल्स किसको कहते हैं? इफ दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे ऊपर की रॉक्स जो हैं दैट इज हार्ड रॉक्स, और नीचे की रॉक्स जो हैं सॉफ्ट रॉक्स हैं, और यहां पे इस डायरेक्शन में सॉफ्ट रॉक्स हैं। आप देखेंगे यहां पे पूरा का पूरा क्या है? सॉफ्ट रॉक का प्रेजेंस है। अब इस जगह पे वाटरफॉल किसे कहा जाता है? वेन एवर वॉटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सरफेस एंड वो अचानक से किसी हाइट से नीचे की ओर गिरता है, देन दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज समथिंग वी कॉल एज वाटरफॉल। ये जो लैंडफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये वाटरफॉल है। अब मुझे दिमाग लगा के जवाब देना, ये इस डायरेक्शन में क्यों बह पा रही है? क्योंकि यहां पे रॉक्स क्या है? हार्ड है, हार्ड रॉक को इरोड नहीं कर पा रही। सॉफ्ट रॉक्स जो थी वो सारी की सारी इरोड हो गई। अब जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तब क्या यहां का जो सरफेस है, इस सरफेस पे इरोजन होना स्टार्ट होगा? बिल्कुल सही बात है सर, इस सरफेस पे इस तरीके से इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे जब इरोजन होगा, क्योंकि ये कौन सी रॉक थी? ये रॉक थी कौन सी? सॉफ्ट रॉक। और अगर ये सॉफ्ट रॉक का इरोजन होना शुरू हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहां पे व्हेन दिस इज फॉलिंग डाउन, तब इस रीजन के अंदर आके पानी क्या होने लगेगा? इकट्ठा होने लगेगा। अगर आप मसूरी जाते हैं, केम्प्टी फॉल्स जाते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे अद्भुत दृश्य नजारे देखने को मिलेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से स्नान करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लंज पूल। और इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरेगा तो ये जो सॉफ्ट रॉक का एक स्ट्रेटा है, ये पूरी की पूरी सॉफ्ट रॉक क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी सॉफ्ट रॉक इरोड होने लगेगी। जैसे ही ये इरोड होने लगेगी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे गड्ढा बन गया, गहरा गड्ढा बना। ये जो गहरा गड्ढा बना है दोस्तों, इसकी वजह से यहां पे आप देख पा रहे हैं, यू विल सी दी यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लंज पूल। अब एक बात बताओ, जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, तो मुझे मेरे किसी बच्चे ने बोला कि सर ये पानी नीचे गिरेगा तो ये जो साइड की रॉक्स हैं ये भी तो सॉफ्ट रॉक्स हैं, इसको क्या ये इरोड नहीं करेगा? मैंने कहा हाँ जरूर करेगा। तो इसके अगला स्टेप क्या होने वाला है उसको देखते हैं। अगला स्टेप अगर आप देखें तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपने यहां पे दिस इज हार्ड रॉक, और जो सॉफ्ट रॉक है वो भी क्या होने लग गया? इरोड होने लग गया, और यहां पे आपको एक पूल दिखाई देता है। सो कैन आई से द नेक्स्ट सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ये पानी चल रहा है, ये बह रहा है, ये बह रहा है, एंड
आके यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये है प्लंज पूल, ठीक है, ये प्लंज पूल है। ये जो बात है वो ऐसी है कि यहाँ पे आपको कौन सी रॉक है, हार्ड रॉक, और ये कौन सी रॉक है, सॉफ्ट रॉक। मैं तो कहता हूं अभी भी नहीं रुकेगा ये और आगे बढ़ेगा। इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसके अगले स्टेप के अंदर यू विल सी वन थिंग दैट इज, ये तो हार्ड रॉक है जो अभी भी है, बट सॉफ्ट रॉक का पूरा क्या हो गया, इरोजन हो गया। और यहां पे आपको इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज हार्ड रॉक एंड दिस इज सॉफ्ट रॉक, और ऊपर बह रहा है पानी, एंड दैट्स हाउ वाटर इज फ्लोइंग नाउ। पानी इस तरीके से बहने लगेगा। जब पानी इस तरीके से बहने लगेगा तब आप एक बात समझेंगे कि एक वक्त तो ऐसा आएगा कि ये जो हार्ड रॉक है, जो इतनी ईगो में थी कि भाई अपने को कोई इरोड नहीं कर सकता, तो इसको पानी कहेगा सुनो, आपके नीचे की जमीन खिसक चुकी है, ये सॉफ्ट रॉक खत्म हो चुका है, और एक दिन ये पूरा हार्ड रॉक भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगले स्टेप के अंदर आपको जो ये कहानी दिखेगी वो इस तरीके की दिखेगी, हार्ड रॉक, फिर देन इसके नीचे पूरा क्या है, इसके नीचे पूरा क्या है, इसके नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक, एंड ये पूरा का पूरा कहानी इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे आपको वाटर प्लंज, प्लंज पूल जो था वो प्लंज पूल हो गया इधर, प्लंज पूल तो इधर हो गया, और ये पीछे आ गया क्या, वाटरफॉल जो पहले पहले कहाँ पे था, पहले वाटरफॉल सर यहाँ पे था, पहले वाटरफॉल यहाँ था, अब ये वाटरफॉल पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, वाटरफॉल पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द वाटरफॉल्स। तो अब आप देखते हैं इसकी कुछ लैंग्वेज को। सबसे पहले अगर एक ऐसा रीजन जहां पे बहुत सारे वाटरफॉल्स एक ही लाइन में आपको दिखाई देते हैं तो उसको फॉल लाइन का नाम दिया जाता है। रेवा मध्य प्रदेश में ऐसा दिखाई देता है। देन हार्ड रॉक्स, ये पूरा प्लंज पूल, फिर आपने ये देखा, फिर इसका पीछे बैकवर्ड मूवमेंट देखा। अब देखो ना, पहले वाटरफॉल इस डायरेक्शन में था, पहले वाटरफॉल इस पॉइंट पे था, अब वाटरफॉल अगर पीछे हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से वैली बनता हुआ दिखाई देगा। यस, ये पोर्शन पूरा वैली बन गया क्योंकि अब वाटरफॉल इधर है, ये पॉइंट पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है अब ये पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब कहानी इस तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इस तरीके से कहानी दिखाई दे रही है। जिस रीजन के अंदर आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगी वो ये कि ये जो वाटरफॉल है जब ये पीछे गया तो इसके बीच में यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, एक वैली का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ऐसा नायग्रा फॉल्स में भी है, और इस वजह से जो ये बीच की वैली बनेगी, ये जो बीच की वैली बनेगी इसे हम किस नाम से जानेंगे, गॉर्जेस के नाम से जानेंगे। इसीलिए आपने एक चीज नहीं देखी, यहां पे मैंने लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटरफॉल। जब वाटरफॉल का बैकवर्ड मूवमेंट होता है तब भी आपको ऐसी वैलीज का क्रिएशन दिखाई देगा। सो वी शेप वैलीज, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, देन गॉर्जेस, कैनियंस, ये 5 मेजर हमने लैंडफॉर्म इसके साथ एसोसिएट होते हुए देखे हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हम देखते हैं अगला एक और लैंडफॉर्म दैट इज मिएंडरिंग एंड ऑक्सबॉ लेक। देखो कुछ नहीं होता, एक नदी इस तरीके से सीधा बह रही है, आप खुद समझेंगे कि नदी का जो बहाव है, जो फ्लो है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस, जो कि सरफेस, जो साइड की सरफेसेस हैं उनके साथ फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ही कम है। इस वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं ना बच्चा, तब उस सिनेरियो के अंदर नदी जो सीधा बह रही थी, अब वो नदी ने यहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए। डिपॉजिशन कब होगा, जब वेलोसिटी कम होगी। इस वजह से यहां पे ये सीधे गए, और अब क्या हुआ, सेडिमेंट के डिपॉजिशन के कारण ये नदी इस तरीके से बहने लगेगी, राइट। यानी कि जो सेडिमेंट्स जो हैं अगर वो डिपॉजिट होने लगते हैं तो नदी जो है वो सर्पिलाकार मैनर में बहने लगती है, और इसी सर्पिलाकार मैनर को ही हम किस नाम से जानते हैं, मिएंडरिंग के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि अगर मिएंडरिंग होने लगी तो इसको ऐसे देखेंगे कि नदी बह रही थी, अब नदी मुड़ी,
जब नदी मुड़ेगी तो आप इसको ऐसे देखें कि जो बाहर की साइड है जहां से ये बह रही है, बाहर की साइड से कट करेगी और अंदर की साइड पे डिपॉजिट करेगी। तो जो आउटसाइड एरिया है, क्योंकि बाहर सीधा स्ट्राइक करती है, वेलोसिटी तेज है, स्ट्राइक किया, इरोड किया और मुड़ते हुए फिर क्या हो गई, धीरे हो गई। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाहर की ओर उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है बाहर जाने के लिए, जो फोर्स चाहिए। जैसे ही वो फोर्स मिला वैसे ही बाहर का एरिया कट हो गया और अंदर के एरिया में क्या हो गया, डिपोजिशन। ऐसा आपको ऋषिकेश के आसपास दिखाई देगा, जहां पे आप देखते हो ना कि एक साइड तो पहाड़ बना हुआ है और दूसरी साइड रिवर का बीच बना हुआ है, जहां पे बड़े सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हैं, लोग बढ़िया वहां पे आराम से मेडिटेट करते हैं, नदी बह रही है। एक साइड तो ऐसा है जो कि नदी के बिल्कुल पास में है और एक साइड ऐसा है जहां पे आपको क्लिफ दिखाई देता है, क्लिफ दिखाई देता है। सो इसका मतलब यह हुआ कि इस रीजन के अंदर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं यहां पे, दैट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रैस्प इवन। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस रीजन के अंदर रिवर क्लिफ, रिवर क्लिफ में भी आप कौन सा देखना चाहते हैं, रिवर क्लिफ मिएंडरिंग। देखें, अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो भी आपको बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वो ये है कि यहां पे जिस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर रिवर ने बेंड लिया, यहां से बेंड लिया तो ये कट गया, ये क्लिफ हो गया और ये एरिया प्लेन एरिया आ गया, ये एरिया प्लेन एरिया आ गया। तो इससे हमें पता लगता है कि रिवर जब मिएंडर करती है, जब रिवर की मिएंडरिंग है, तब उस मिएंडरिंग में, उस मिएंडरिंग के अंदर एक भाग ऐसा होता है जहां पे क्लिफ बनेगा, दूसरा भाग ऐसा है जहां पे प्लेन बनेगा। तो वही यहां पे शो किया हुआ है। मिएंडरिंग के अंदर वन पार्ट इज इन अ मैनर दैट वो उठा हुआ है ऊपर और दूसरा पार्ट क्या है, कंपैरेटिवली एकदम स्लोप वाला रीजन है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया रिवर क्लिफ और यहां पे ये जो बन गया इसे बोला जाता है स्लिप ऑफ स्लोप, इसे बोला जाता है स्लिप ऑफ स्लोप। ठीक है, अब इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो रिवर क्लिफ कब बनेगा, जब कट गई साइड से चीजें, आउटवर्ड बेंड पे जब कटाई हो रही है, इरोजन हो रहा है, इनवर्ड बेंड पे बीच बन रहा है, तो स्लिप ऑफ स्लोप, क्योंकि वो ऐसा स्लोप है जो स्लिप हो जाए, क्यों, क्योंकि वहां पे सैंड पड़ी है। तो इसको स्लिप ऑफ स्लोप का, वो डिपोजिशन है या इरोजन है, डिपोजिशन है, यहां पे डिपोजिशन हो जाएगा, दिस इज स्लिप ऑफ स्लोप। अब धीरे 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 जैसे जैसे ज्यादा डिपोजिशन होता जाता है, मिएंडरिंग के जो कर्व होते हैं, जो ये मिएंडर है, इसके जो कर्व हैं, जो पहले इस तरीके से बह रही थी, ये इस तरीके से बह रही थी, दीज वर दी कर्वी पाथ ऑफ अ रिवर, जिसको आप मिएंडरिंग कहते हैं। जैसे जैसे ये मिएंडरिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये मिएंडरिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यू विल रियलाइज कि यहां पे जो कटिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई कि इस वाला पोर्शन, आपको ये वाला पोर्शन अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो इट विल देन लुक लाइक दिस, एंड ये वाला पोर्शन एकदम अलग होता हुआ दिखाई दे गया। ये हॉर्स शू का जो शेप है, उसमें जो पानी इकट्ठा रह गया, इसको बोला जाएगा ऑक्सबॉ लेक्स। तो ऐसी लेक जो कि मिएंडरिंग के कारण, एक्सट्रीम वाटर पोर्शन कट हो जाने के कारण बनती हैं, उनको हम ऑक्सबॉ लेक कहते हैं। राइट, तो चलो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद और कौन से लैंडफॉर्म्स हैं? कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल बीचेस के नाम से, स्ट्रक्चरल बेंचेस के नाम से जानते हैं। ये भी किस लिए बने? ये भी बने सर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इरोजन से। और क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये रॉक्स हैं, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक है,
मान लीजिए किसी एरिया के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नदी बह रही है, ठीक है। और अब इस में प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो एरिया है, दिस इज द एरिया विच इज हार्ड रॉक, ये वाला एरिया हार्ड रॉक, ये वाला एरिया हार्ड रॉक, ठीक है, और बीच वाला है सॉफ्ट रॉक। तो यहां पे आप देखते हुए चलेंगे, ये जो नदी होगी इसको कुछ समय बाद किस तरीके से काट देगी, ये इस एरिया को बीच में से यहां से काट के, यहां नदी थी, इसको काट दिया इस तरीके से, सीधा हो गई, फिर काट दिया इस तरीके से, फिर सीधा हो गई, फिर काट दिया, एंड देन यहां पे भी काट दिया, और जहां जहां सॉफ्ट रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, तो नदी इस तरीके से बहने लगी। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो नदी पहले यहां पे थी, इसने सॉफ्ट रॉक को काटा, यहां पे खड़े होकर आपको लगेगा ना कि कुछ ऐसे बेंचेस बन रहे हैं जहां पे आपको एक जगह पे इरोजन दिख रहा है, एक जगह पे नहीं दिख रहा, एक जगह पे दिख रहा है, एक जगह पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब इरोजनल वर्क जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वहां की रॉक्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज लिथो लिथोजिकली लिथोजिकली कंट्रोल्ड। क्योंकि लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब होता है रॉक्स। तो कौन कंट्रोल कर रहा है सर, रॉक्स। कैसे सर, एक जगह पे हार्ड रॉक है, एक जगह पे सॉफ्ट रॉक है, एक जगह पे हार्ड रॉक है, एक जगह पे सॉफ्ट रॉक है। तो इरोजनल वर्क इज लिथोजिकली कंट्रोल्ड। चले, रिवर टेरेसेस। अब ऐसा पहले यहां पे भी आपको दिखाई देगा, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसके अंदर फर्क ये है कि मान लो ऐसा हुआ कि पहले नदी का लेवल ये था, ठीक है, अब ये नॉर्मल लेवल था, इसके अंदर बाढ़ आई तो इसका लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ा, बट जब लेवल बढ़ा तब ये साइड की वॉल्स को क्या करेगी सर, साइड की वॉल को तो बढ़िया आराम से ही रोड करेगी, करके वापस नीचे आ गया। तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो इस तरीके से हो गया, जो ये वाला एरिया था यहां पे इरोजन हो गया, ये वाले एरिया में इरोजन हुआ, अब ये इस तरीके से बन गया। एक बार और बाढ़ आई सर, ऊपर वाला एरिया था वहां पे बाढ़ आई, फिर सर यहां पे भी आपको इस तरीके से ये वाला एरिया बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जैसे जैसे आप अगली बाढ़ आती जा रही है, पहली बाढ़ यहां पे आई, दूसरी पहली यहां पे आई, दूसरी यहां पे आई, तीसरी ऊपर आई, इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, स्टेप लाइक फीचर्स दिख रहे हैं। बट सर ये पानी इंक्रीज हुआ कैसे होगा, सर जब ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था तब तो पानी कम हो गया, उसके बाद जब ग्लेशिएशन पीरियड खत्म हुआ तब पानी भी बढ़ गया, और जब पानी बढ़ा तो फ्लड आए, तो पहले एक हिस्सा कट गया, फिर थोड़ा पानी नीचे आया, दूसरा हिस्सा काटा, फिर थोड़ा नीचे आया, तीसरा हिस्सा काटा। मतलब पहले यहां चल रहा होगा, ये हिस्सा काट दिया, फिर ये हिस्सा काट दिया, फिर अब यहां बह रहा, अब इसको भी काट के थोड़ा और नीचे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको अब स्टेप लाइक फीचर्स दिखाई देंगे, और ये लिथोजिकली कंट्रोल्ड है या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कंट्रोल्ड है, दे आर कंट्रोल्ड एज एट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये भी हमने देख लिया। अब हमने इरोजनल फीचर्स देखे, कौन कौन से, वी शेप वैली, गॉर्जेस, पॉट हॉल, रिवर टेरेसेस। यस, ये रिवर टेरेसेस हैं, जैसा कि मैं बार बार बता ही रहा हूं कि पहले रिवर आइस थी, आइस मेल्ट हुई, तो इसने जब मेल्ट हुई तो ये साइड वाला हिस्सा कट के नीचे चला गया, अब ये वाला हिस्सा कटेगा, फिर ये थोड़ा नीचे, फिर ये वाला हिस्सा कटेगा और नीचे, तो जहां जहां पानी पहुंचता रहेगा वहां वहां लेटरल इरोजन करता जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमने वाटरफॉल, रैपिड मिएंडरिंग, ये सारे लैंडफॉर्म्स देखे। अब आती है बारी डिपोजिशन की। डिपोजिशन के अंदर अगर आप देखेंगे तब आपको सबसे पहले कौन से लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले दिख रहा है एलुवियल फैंस और एलुवियल कोन्स। मान लीजिए आप यहां पे, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ से जब नदी निकल रही है तब नदी के पास बहुत सारे स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, सब कुछ है। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे प्लेन में आएगी तो क्या वो डिपोजिशन करेगी, बिल्कुल सही बात है सर, किसका, स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, इन सब का डिपोजिशन होगा। और आप इस डिपोजिशन को देखेंगे तब आप इस डिपोजिशन को देखते ही ये पाएंगे कि यहाँ पे ये डिपोजिशन इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और वो किस तरीके से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है सर, नदियों द्वारा हो रहा है, सर नदियों द्वारा हो रहा है।
आपने अगर एलुवियल जो वर्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद द रिवर सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जो कि कौन लेके आ रहा है, रिवर्स। कहां से लेके आ रही है सर, हिली रीजन से। कहां जाके डिपॉजिट करेगी सर, फुट हिल पे। कैसी शेप में करेगी सर, जो वो हवा हवाई होता है ना, पंखा जो हवा हवाई वाला, वैसा करेगी। तो सर ये क्या फैन होगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये फैन जैसा होगा। ये वो वाला फैन नहीं है जो छत पे घूम रहा है ना, जो हम हवा हवाई वाला फैन देखते हैं, दैट इज द एलुवियल फैन। सो सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड एट द जंक्शन ऑफ फुटहिल, जो फुटहिल है उसके जंक्शन पे ये डिपॉजिट हो गए। इट इज स्प्रेडेड इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक अ फैन। The amount of water is more than amount of sediment, thus due to high velocity sediments are taken to greater distance। जो पानी है उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए वो दूरी तक लेके जाएंगे। अगर पानी का अमाउंट कम होता तो यहीं पे अगर पानी का अमाउंट कम होता तो ज्यादा दूरी तक ना जाते और यहीं सेटल हो जाते। तो ये किसकी तरह लग रहा है सर, कोन की तरह लग रहा है, कोन की तरह लग रहा है, एलुवियल कोन्स होंगे। सर एक बात बताओ, ज्यादा दूरी तक क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि सर एक तो रिवर का जो पानी था वो कम था, वाटर था वो क्या था, कम था सर। दूसरा मेजर इशू बेटा ये था कि यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या है, कोर्स हैं, बड़े हैं, तो बड़े पार्टिकल को आगे ले जाना मुश्किल है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, फाइन है, इसीलिए जहां फाइन पार्टिकल तो फैन आ गया, कोर्स सी से स्टार्ट होता है तो कोन आ गया। तो कोर्स पार्टिकल्स कोन्स में, फाइन पार्टिकल फैंस में। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर आता है नेचुरल लेवीज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लेवीज को अगर आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये ना, मान लो कि एक ऐसा एरिया है जहां पे नदी बह रही है इस तरीके से। जब नदी बहेगी तब इस नदी के अंदर मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, बाढ़ अगर आई नदी में, तो इस एरिया के अंदर जो सराउंडिंग एरियाज हैं, यहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो गया सर, बिल्कुल सही बात है, डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। जैसे डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, किसका हुआ, सैंड ग्रेवल हो गया। अगली बार एक बार और बाढ़ आई सर, और ज्यादा डिपोजिशन हो गया, और ज्यादा डिपोजिशन हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस नदी के किनारे पे पत्थरों का, जो ये नदी बह रही थी इस तरीके से, इस किनारे पे ये पत्थर सारे क्या होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अब ये सारे पत्थर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगली बार जब बाढ़ आएगी तब इस पानी को ऊपर आने के लिए थोड़ा और लेवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बैरियर बन चुके हैं। क्या मैं कह सकता हूं इसे कि ये नेचुरल एम्बैंकमेंट है। एम्बैंकमेंट मतलब जैसे वॉल बन जाती है ना, है ना, वॉल बन जाती है नदी के किनारे, एक नदी के किनारे खड़ी दीवार बन गई। अब वो खड़ी दीवार है, अब पानी ऊपर आ सकेगा सर, मुश्किलात होंगी। कैसे बना सर, नेचुरल बना। क्या बोलेंगे सर, लेवीज बोलेंगे। इसको बोला जाएगा नेचुरल लेवीज। कैसा फीचर है सर, डिपोजिशनल फीचर है। डिपोजिशनल फीचर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ अ रिवर देन फॉर्म ड्यू टू द सेडिमेंट्स, इसके द्वारा डन बाय फ्लड्स अलोंग द मार्जिन ऑफ अ रिवर, जो मार्जिन ऑफ अ रिवर है उसके द्वारा। ऐसा कौन करता है सर, हुआंगो रिवर। कहां पे है, चाइना में। किस नाम से जानते हैं, येलो रिवर और सोर ऑफ चाइना। देन अब आता है डेल्टा। डेल्टा जो है वो क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो आया इजिप्ट से। जब आप इजिप्ट में देखेंगे, इजिप्ट में एक रिवर है जिसको बोलते हैं नाइल। जो नाइल रिवर वहां से बहती है, नाइल रिवर जब वहां से बहती है तो वो मेडिटेरेनियन सी में जब जाती है तब वहां पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है ना। जब आप हेरोडोटस देखेंगे, हेरोडोटस जिसको आप फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को, और हेरोडोटस ने वहां पे जब सेडिमेंट्स के डिपोजिशन को देखा तब उनको लगा कि ये सेडिमेंट्स इस तरीके से डिपॉजिट हो रहे हैं, इस तरीके से डिपॉजिट हो रहे हैं कि यहाँ पे इनको ऐसा ऐसा कुछ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसे हम साइंस के शब्दों में डेल्टा कहते हैं। ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा, और इसी वजह से इनका नाम भी डेल्टा पड़ गया। होता ये है, मान लीजिए दिस इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां पे नदी आ रही है, नदी आते आते अपने, अब जब भी डेल्टा बनेगा तो वो कहां बनेगा, नदी की ओल्ड स्टेज में बनेगा। ओल्ड स्टेज पे क्यों बनेगा? क्योंकि ओल्ड स्टेज में अब उस नदी के पास आगे पानी को बहा के लेके जाने की क्षमता नहीं है, सेडिमेंट्स को आगे लेके जाने की क्षमता नहीं है।
तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, यहाँ पे एकत्रित होने लगेंगे। जब सेडिमेंट्स धीरे धीरे यहाँ पे एकत्रित होने लगेंगे, तब आपको दिखाई देगा इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर इस तरीके से एक लैंडफॉर्म डेवलप होगा। ये जो लैंडफॉर्म डेवलप होगा, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही किस नाम से जाना जाएगा, डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। ऐसे डेल्टा किसके ऊपर फॉर्म होते हैं सर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो कैरिंग कैपेसिटी है नदी की वो इतनी कम हो जाती है, स्पीड इतनी कम हो जाती है, और उसके साथ साथ इसके पास इतने सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं कि वो उनको आगे बहा के नहीं लेके जा पाते। Landforms developed over the continental shelf at the coast and formed due to the deposition of finer particles brought by the rivers। ठीक है, अब ये डेल्टा दो तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। एक तो डेल्टा है नॉर्मल, मान लीजिए यहां पे दिस इज ओशन, ये समुद्र है। हर नदी का जो संगम होना है, हर नदी का जो संगम होना है वो समुद्र में होना है। इस मैच्योर स्टेज में हम देखें, ये वाली स्टेज जो मैं अभी आपको बता रहा था, दिस स्टेज जो डिपोजिशन स्टेज है, इसको हम डेल्टा का फॉर्मेशन होता हुआ हम यहाँ पे दिखाई देंगे, हमें यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ही कम है। सारा का सारा क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। नदी आगे बह रही है, बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, नदी आगे इसको बहा के लेके नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे एक मिनट, गिव मी अ मिनट गाइस, चलो यहाँ पे ये है। अब इस जगह से एक नदी ट्रेवल करते हुए आ रही है, इस नदी के पास इतने सारे सेडिमेंट्स हैं कि वो सारे सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हुए, नदी आगे बढ़ गई, अपना चैनल को चेंज कर लिया, मल्टीपल न्यूमरस चैनल के अंदर इसने खुद को क्या कर लिया, न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड कर लिया। अब जहां जहां ये चैनल्स में डिवाइड हुई, वहां वहां आपको एक पर्टिकुलर तरीके से क्या दिखाई देगा, इस तरीके से नदी मिल रही है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, कहां पे, फाइनली समुद्र के अंदर। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इस शेल्फ के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक डेल्टा बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेडिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे सेडिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे। और इन सेडिमेंट्स को ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, एक डेल्टा, राइट, यहाँ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, और ये इस तरीके से आपको आर्क के रूप में डेवलप होता हुआ डेल्टा दिखाई देगा, जिसे आर्कुएट डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस नाम से, आर्कुएट डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड भी है। देखिए इस तरीके से आर्क बनेगा, इसको आर्कुएट डेल्टा कहते हैं। एंड कभी कभी जब सेडिमेंट्स बहुत हल्के होते हैं समुद्र के पानी से, तो वो एक डिफरेंट तरीके का डेल्टा बनाते हैं, जिसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। रिवर मिसौरी और मिसिसिपी इसी डेल्टा के एग्जाम्पल के रूप में आती है। देन वी हैव कस्पिड डेल्टा, ऐसे डेल्टा जिनको अबंडेंट डेल्टा कहते हैं, जो कि समुद्र की ओर पॉइंटेड होते हैं, समुद्र की ओर पॉइंटेड होते हैं। वी कॉल देम एज द कस्पिड डेल्टा। सो दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, these are the major landforms related to the rivers, right? So now we are done with the river landforms। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स की। जितने ज्यादा लैंडफॉर्म्स आपने रिवर्स में देखे, उतने लैंडफॉर्म्स अब हमें कहीं और दिखाई नहीं देंगे। अब बहुत ही आसान है, मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन। ग्राउंड वाटर के अंदर आप एक बात देखेंगे, वो ये है कि मेजरली जो प्राइमरीली जो ये इरोजनल प्रोस्पेक्ट है, वो किया जाता है बाय द एक्शन विच वी कॉल एज केमिकल एक्शन। क्योंकि कई जगह पे आपको ऐसा दिखाई देगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस होने का मतलब है जब भी नदी बहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होने लगेगा, या ग्राउंड वाटर बहेगा तब कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होने लगेगा। अब मान लीजिए आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं कि एक ऐसी जगह है जहां पे ये इस तरीके से ये लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट हो रखा है। यहां पे एक नदी का फ्लो है जो कि इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, इस तरीके से ये रिवर इज फ्लोइंग। बट इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ व्हाट वी कॉल एज लाइमस्टोनिक रॉक्स। लाइमस्टोनिक रॉक्स, लाइमस्टोन होने के कारण
ये केमिकल एक्शन के तहत डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं लाइमस्टोन केमिकल एक्शन के कारण डिसॉल्व हो जाता है पानी में। लाइमस्टोन इज डिसॉल्व, सॉल्यूशन बन जाएगा ना इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहां से आप नदी को देखेंगे तो पहले तो ये बह रही थी, बट धीरे धीरे ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कट होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। अब जब ये डिसॉल्व हो गया तो एक दिन ऐसा दिखाई देगा कि हमें यहां पे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर नदी अंडरग्राउंड जाते हुए दिखाई देगी। क्यों नदी अंडरग्राउंड चल जाएगी? क्योंकि यहां का जो भी पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा सरफेस था, उस सरफेस को क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया। अगर ये डिसॉल्व हो गया तो अब क्या मुझे सरफेस पे, क्या मुझे सरफेस पे नदी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ब्लाइंड वैली बोला जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ब्लाइंड वैली बोला जाएगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया। ठीक है। अब ऐसा जो है लैंडफॉर्म, वो आपको सबसे पहले युगोस्लाविया के शहर कास्ट में दिखा। कास्ट एक जगह है युगोस्लाविया में, वहां पे लाइमस्टोन का प्रेजेंस है और ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स वहां पे दिखाई दिए। इसीलिए आप ग्राउंड वाटर के साथ इस एक्टिविटी को कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कास्ट टोपोग्राफी के नाम से। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस कास्ट टोपोग्राफी ऑल अबाउट? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे सरफेस के पास नदी बहती जा रही है और जिन एरियाज के अंदर लाइमस्टोन का प्रेजेंस है, वहां पे गहरे गड्ढे बनने लगेंगे, वहां पे गहरे गड्ढे बनने लगेंगे। और यहां पे जब आप इन गड्ढों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया, यहां पे मैंने बात बोली कि नदी बहते 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 कहां बहने लग गई, अंडरग्राउंड चली गई। तो इस रीजन को, इस ओह क्या ए, इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो इस रीजन को बोला जाएगा ब्लाइंड वैली। ये क्या बन गया, ब्लाइंड वैली। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोई नदी एक इस जगह पे बह रही थी, उसके बहने से इस एरिया का जो लाइमस्टोन है वो डिसॉल्व होने लग गया, वो डिसॉल्व होने लग गया, वो डिसॉल्व होने लग गया। तो ये छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो गए, ये छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो गए, इनको बोला जाएगा सिंक होल्स। तो अब मैं साथ साथ आपको यहां पे बहुत सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी लिखता रहता हूं। पहला, इरोजनल एक्टिविटी। यस सर, इरोजनल एक्टिविटी। इरोजनल में भी किस तरीके का इरोजन? सर केमिकल वेदरिंग हुई है, केमिकल एक्शन हुआ है। केमिकल एक्शन वो भी किस तरीके का? सर केमिकल एक्शन में लाइमस्टोन का डिसॉल्व होना है। ठीक है सर, केमिकल एक्शन है, लाइव डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद सर आगे ये जो केमिकल एक्शन हुआ, इससे सबसे पहले बने कुछ होल्स। अब ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इनको सर किस नाम से जाना गया? सिंक होल्स के नाम से। इसी केमिकल एक्शन के तहत सर एक और वैली का फॉर्मेशन हुआ, जिसे बोला गया ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली, सिंक होल्स। ब्लाइंड वैली हो गया और सिंक होल्स हो गया। अच्छा, इधर आते हैं और यहां पे हम इस तस्वीर को देखते हैं। चलो जी, सिंक होल्स हो गया, ब्लाइंड वैली हो गया। आप नीचे देख रहे हैं, यहां पे जब ये पानी नीचे की ओर बहेगा, इस पूरे एरिया में अगर, इस पूरे एरिया में अगर, इस पूरे एरिया में अगर आपको दिखाई देता है बहुत सारा लाइमस्टोन, तो क्या नीचे ये पूरा जहां जहां पानी बहेगा वहां वहां पे एक केव का फॉर्मेशन कर लेगा? बिल्कुल सही बात है सर, ऐसी केव्स बनने लगेंगी। तो ये केव क्यों बनी? ये केव इसलिए बनी क्योंकि यहां पे क्या था सर, लाइमस्टोन था और लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देगा। बस इसको ऐसे ही समझो कि दुश्मन है पानी इस लाइमस्टोन का, जहां जहां जाएगा वहां वहां भाई इसको क्या कर देगा, इरोड कर देगा, केमिकल कॉम्पोजिशन कर देगा। ठीक है सर। अब सिंक होल बन गया, सिंक होल के अंदर पानी आ गया तो सिंक होल का पॉन्ड बन गया। क्या बन गया? सिंक होल का पॉन्ड बन गया। ये भी सर समझ में आ गया। इसके बाद सर और क्या है, यहां पे ये बोला जाता है कि सीप जो सिंक होल्स हैं, इरोजनल प्रोसेस, ये आपको मालूम है। इरोजनल लैंडफॉर्म, कास्ट के बारे में बता दिया। अब देखो, सॉल्यूशन होल्स बन गए।
केव्स बन गए, वैलीज बन गई, सॉल्यूशन होल्स बन गए। सिंक होल्स जो हैं, बड़े सिंक होल्स, अगर दो सिंक होल्स जुड़ जाते हैं तो उनको बोलते हैं डोलाइंस। डोलाइंस जुड़ जाते हैं तो उनको बोलते हैं युवालास, उनको बोलते हैं युवालास, राइट। तो सिंक होल्स, डोलाइंस, युवालास, राइट। और अगर ये पूरा का पूरा नीचे धस जाए तो उसको बोलते हैं पोल्जिंग। तो ये चार वर्ड आपको याद रखने हैं, सिंक होल, सिंक होल्स, देन वी हैव डोलाइंस, डोलाइंस के बाद वी हैव युवालास, ये बस बड़े होते जा रहे हैं साइज में, देन वी हैव पोल्जिंग, राइट। तो अगर मैं कोशिश करूं तो आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। यू कैन सी दिस सिंक होल्स, तो आप अगर सिंक होल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दीज आर दी सिंक होल्स। ये वो रीजन है जहां पे छोटे छोटे सिंक होल्स बन गए, बड़े हो गए, तो इनको हमने किस नाम से जान लिया, इनको हमने जाना युवालास के नाम से। डोलाइंस, फिर डोलाइंस के बाद वी विल टर्म इट एज युवालास। तो दिस इज हाउ सिंक होल्स, युवालास एंड डोलाइंस आर बीइंग फॉर्म्ड। फिर ऐसी बनेंगी छोटी छोटी केव्स। इन केव्स को भी हमने देखा, ये जो केव्स हैं वो आपको दिखाई देती हैं इस रीजन के अंदर। तो वापस आ जाएं यहां पे, केव्स हो गई, सिंक होल्स हो गए, ज्वालास हो गए। अब देखते हैं कुछ लेपीज। यहां पे अगर मेंशन्ड है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अदरवाइज आई एक्सप्लेन यू। नहीं दिखा रहे हैं फोटो में, कोई दिक्कत नहीं है, चले कोई बात नहीं। यहां पे लेपीज को जब हम देखते हैं तो ये ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि लाइमस्टोन से बने हुए हैं और सरफेस को रगड़ बना देते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पे कोई एक सरफेस था, यहां पे कोई एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर लाइमस्टोन है, यहां पे कोई स्ट्रीम बहेगी तो ये लाइमस्टोन कट जाएगा, फिर ये लाइमस्टोन कट जाएगा, फिर ये लाइमस्टोन कट जाएगा, तो उबड़ खाबड़ जो रगड़ टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होगा उसको आप लेपीज के नाम से जानते हैं। उसको आप किस नाम से जानते हैं, लेपीज। तो बम्पी राइड हो जाएगी, लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, जो लाइमस्टोन एक्सपोज हो जाएगा वो इरोड हो जाएगा। सो दीज आर दी मेजर लैंडफॉर्म्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशन में बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक केव बनती हुई देखी, ठीक है, ये जो डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सरफेस था, इस सरफेस से टिप टिप करके पानी बह रहा है। जैसे पानी बहता है उस पानी के साथ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेट्स से दिस इज अ केव, राइट। इस केव में से ऊपर से जरा जरा सा पानी बहता है। जब पानी बहता है तो पानी के साथ क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है सर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ। ऊपर से पानी गिरा, कैल्शियम कार्बोनेट बीच में डिसॉल्व था, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व था। अब इस तरीके से धीरे 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 करते करते, धीरे धीरे करते 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 यहां पे एक बहुत बड़ा सा ये सरफेस से निकल के एक माउंड क्रिएट हो जाता है। ये जो माउंड है जो कि सरफेस से यानी कि ग्राउंड से एमर्ज हुआ है, ये कहां से निकला है, ग्राउंड से। और अगर ग्राउंड से निकला है तो इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। कैसे बना सर, डिपोजिशन से बना। किसके डिपोजिशन से सर, लाइमस्टोन के डिपोजिशन से बना। लाइमस्टोन के डिपोजिशन से बना, इसको हमने स्टेलेग्माइट बोल दिया। लाइमस्टोन के डिपोजिशन से ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्यों, क्योंकि सर ऊपर से टप टप करके पानी गिर रहा था, उसके अंदर लाइमस्टोन था। यहां पे देखते रहेंगे तो सर यहां पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन के अंदर भी धीरे 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 कुछ सीलिंग से नीचे की ओर कुछ लाइमस्टोन का एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ये कहां से आया, ग्राउंड से, तो स्टेलेग्माइट। वो कहां से आ रहा है, सीलिंग से, तो इसको बोलेंगे स्टेलेक्टाइट। इसको बोलेंगे स्टेलेक्टाइट, सीलिंग, ग्राउंड।
तो आपको यहां पे यही दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड से आपको स्टेलेग्माइट, ऊपर से आया तो स्टेलेक्टाइट, दोनों जुड़ गए तो उसको बोला कॉलम, उसको बोला गया कॉलम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम यहां पे बात करें विंड इरोजन पे आने से पहले, इस जगह पे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, पिलर्स हो गए, कॉलम हो गए। ड्रिप स्टोन्स, कैल्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर इन ड्राई केव्स। अब धीरे धीरे ये ना एक स्टेज है, सबसे पहले ड्रिप स्टोन बनेगा क्योंकि ऊपर से पानी धीरे 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 लीकेज है ऊपर केव में ना, ऊपर से पानी। अगर आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू में माता वैष्णो देवी गए हैं, तब आपको एहसास होगा कि वहां पे अर्धकुंवारी की गुफा है। दैट केव इज समथिंग जिसको आप क्रॉस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भीग के बाहर निकलते हैं। वहां पे भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, कास्ट टोपोग्राफी का वो रीजन है ना। सबसे पहले बनेगा कैल्साइट डिपॉजिट का डिपोजिशन हुआ, ड्रिप स्टोन्स बन गए, फिर आए स्टेलेक्टाइट्स, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा। ऊपर अगर ऊपर सरफेस के साथ जुड़ गया, सीलिंग के साथ जुड़ गया तो स्टेलेक्टाइट, ग्राउंड से आता रहा तो स्टेलेग्माइट, दोनों जुड़ गए तो केव पिलर्स, नीडल शेप डिपोजिशन हो गया तो ड्रिप, है ना। और ड्रिप स्टोन्स अगर साइड वाइज ग्रो होने लगा तो हेलेक्टाइट्स, राइट। उसके साथ साथ डिपॉजिट केव के फ्लोर पे होने लगा, फॉर्म्ड बाय सीपेज वाटर एंड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट से पानी बाहर निकलने लगा, देन इट इज फ्लो स्टोन्स, फ्लो कर गया ना पानी उसके अंदर से, तब इसको हम फ्लो स्टोन्स के नाम से जानते हैं। सो नाउ यू कैन सी these are the landforms related to groundwater। अब हम आते हैं लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू विंड्स। विंड के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंड इरोजन जो है प्राइमरीली उन एरियाज में होता है जहां पे एरिड सिचुएशन होती है, जहां पे डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट के अंदर ये विंड इरोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें इरोजन का ना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, वो क्या है, मान लीजिए यहां पे कोई एक रॉक पड़ी है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रॉक है यहां पे, और इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है विंड चल रही है। और अगर रेगिस्तान में हवा चलेगी तब आप ये जान के चलें कि ये हवा अपने साथ किसको लेके आ रही है, अपने साथ सैंड को लेके आ रही है। ठीक है, ये हवा अपने साथ किसको लेके आ रही है, सैंड को लेके आ रही है। जैसे 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 ये हवा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये हवा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखते रहेंगे कि ये इस रॉक से आके टकराने लगेगी। अब आप खुद सोचो कि क्या मैं इस प्रोसेस को सैंड ब्लास्टिंग कह सकता हूं? क्या मैं इस प्रोसेस को सैंड ब्लास्टिंग कह सकता हूं? बिल्कुल सही बात है सर, सैंड ब्लास्टिंग है ये। सैंड से क्या हुआ, ब्लास्ट कर दिया आपने इस पत्थर को, तो क्या यहां पे एब्रेजन होगा? बिल्कुल सही बात है सर, एब्रेजन होगा। एब्रेजन का मतलब जब ये पत्थर आके बड़ी रॉक से टकराएंगे, जब ये सैंड पार्टिकल्स रॉक से आके टकराएंगे, तब ये इवेंचुअली इस रॉक को क्या करने की कोशिश करेंगे, इरोड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से लैंडफॉर्म बनेंगे। इस वजह से जो ये विंड होती है ना, ये हवा जो होती है, ये इस तरीके से इरोजन का काम करती है। और कौन से एरिया में प्रोमिनेंट है सर, एरिड एरिया के अंदर या सेमी एरिड एरिया के अंदर ये बड़ा ही प्रोमिनेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे पता लगा वेक्टर क्या है, ये आपको पता लगेगा कि विंड की वेलोसिटी कितनी है, कितना इसने जो सैंड है उसको उठा के ले गया, और उसके साथ साथ जो रॉक पड़ी थी उसका कंपोजिशन क्या था, वहां पे वेजिटेशन थी कि नहीं, क्योंकि अगर वेजिटेशन होगी तो ज्यादा सैंड नहीं उठा पाएंगे, ह्यूमिडिटी होगी तो भी ज्यादा सैंड नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो उन पे ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे विंड का इंपैक्ट जो है ना, वो बहुत ही माइनर सा है, बट जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ पे जब देखेंगे तो सैंड ब्लास्टिंग और अब्रेजन एक प्रोसेस आपको दिखाई देगा। डिफ्लेशन क्या है, आप इसको इमेजिन करें कि एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर से हवा बह रही है, तो जहां से वो मिट्टी उड़ा के ले गई, जहां से वो मिट्टी उड़ा के ले गई, यहां पे मेरे पास तस्वीर होनी चाहिए, नहीं है, जहां से वो मिट्टी उड़ा के ले गई, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, मान लीजिए ये सारा का सारा मिट्टी का रीजन है, यहां हवा चली
तो जैसे ये मिट्टी उड़ गई तो यहां पे एक क्या डिफ्लेशन क्रिएट होगा। डिफ्लेशन का मतलब एक गड्ढा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन का मतलब ऊपर उठना, डिफ्लेशन का मतलब नीचे आना। तो यहाँ पे डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आता है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब है जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब इनका साइज छोटा होगा और फिर आगे बढ़ेंगे, इसको एट्रिशन कहते हैं। सस्पेंशन, जब इनका साइज इतना छोटा हो गया कि जैसा मैंने आपको दिखाया ये हवा के साथ सस्पेंडेड है, हवा के साथ क्या है, सस्पेंडेड है, एरोसोल्स की तरह, उन्हें हम सस्पेंशन कहेंगे। देन डिफ्लेशन बेसिन्स, हाँ देखो ना आ गया ये डिफ्लेशन बेसिन। जैसे ही हवा यहां से आगे बढ़ी तो यहां पे आप देख रहे होंगे गड्ढा बन गया। इस रीजन में जो गड्ढा बना है डिफ्लेशन बेसिन के नाम से कहलाता है। ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहां पे जो भी सैंड थी, फाइन ग्रेन्ड या जो भी लूज मटेरियल था, वो सब का सब उड़ गया। इसको आपने डिफ्लेशन कहा। जब विंड इन पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करके ले गई और एक गड्ढा बना गई तब इनको आपने डिफ्लेशन बोला। ठीक है, ये जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा बच्चा, डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रिवर की वेलोसिटी है। सिंपल है ना। Example, the buffalo wallows in the American Great Plains are small enclosed depressions that mark sandy deserts. छोटे हैं वो। ठीक है, इसके बाद आ जाए मशरूम रॉक्स। अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे इस रीजन के अंदर जब आप देखेंगे इस रॉक को अगर काटा गया, यहाँ पे ये जो रॉक का पोर्शन था दिस वाज सॉफ्ट एंड ये वाला रॉक का पोर्शन था हार्ड। और आप देखोगे ना मिट्टी ज्यादा नीचे की ओर ही काटेगी क्योंकि ऊपर हवा उनको नहीं लेके जा सकती है ज्यादा। तो थोड़े समय बाद दिस रॉक विल लुक लाइक इन दिस मैनर। ये जो रॉक है इसका जो नीचे का हिस्सा है दैट हिस्सा हैज बीन कट डाउन और ये बन गया इस तरीके का रॉक। ठीक है, ये इस तरीके का रॉक बन जाएगा जहां पे ऊपर का हिस्सा जहां पे हार्ड रॉक्स थी, यहाँ पे रॉक्स क्या थी, सॉफ्ट रॉक्स थी, ये हार्ड रॉक्स थी। और ये जो सिचुएशन डेवलप हुई इसे आप मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। राइट। देन वी हैव इंसलबर्ग। इंसलबर्ग का मतलब है एक ऐसा रीजन जहां पे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक विंड ने वाटर ने वहां पे इरोजन कर दिया, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। बट एक ऐसा रॉक था जिसके पास इतना रेजिस्टेंस था कि भाई वो कहता मैं ना टूट रहा, बाजू वाले टूट गए, बाजू वाले बह गए, मैं ढाल की तरह खड़ा हूं बीच में। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रॉक्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं। इसको हमने बोला इंसलबर्ग। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दोज रॉक्स विदस्टैंड इरोजन फ्रॉम विंड। ये रॉक्स बच गई विंड से, वाटर से, दूसरे एलिमेंट से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डियामोसेल्स। ये देखने को मिलेंगे जहां पे आपको डिफरेंट इरोजनल प्रोसेस इज प्रोमिनेंट। ये ऐसे रॉक पिलर्स हैं, ये सारे रॉक पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रॉक पिलर्स हैं जो कि बहुत ही रेजिस्टेंस थे। बेसिकली शुरू से लेके अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जितने भी लैंडफॉर्म्स बने हैं, हार्ड रॉक्स आर नॉट इरोडेड, सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड। हार्ड रॉक्स आर रेजिस्टेंट, सॉफ्ट रॉक्स आर नॉट। तो जो हार्ड रॉक थी वो तो इरोड होती गई, रह क्या गया, सॉफ्ट रॉक रह गया। दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ के हमने देखा ज्यूगन्स। ज्यूगन और इसको याडांग के साथ भी आप क्या करते हैं, याडांग एंड जोगन दो मेजर आपके पास लैंडफॉर्म्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे रॉक्स हैं जहां पे हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक जो है, देखो सबसे पहले इसमें लिखा क्या हुआ है, दीज लैंडफॉर्म्स टिपिकली अकर इन रीजन्स वेयर अ मोर रेजिस्टेंट रॉक लेयर ओवरलेस सॉफ्टर इजीली इरोडेड रॉक ओवर टाइम वेदरिंग एंड इरोजन वियर अवे। देखो मान लीजिए ये एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको ऊपर की जो रॉक है दैट इज हार्ड रॉक, नीचे की जो रॉक है दैट इज सॉफ्ट रॉक, अगेन यू हैव द हार्ड रॉक। ठीक है, अब किसी तरीके से यहां पे स्मॉल पार्ट ऑफ दिस हार्ड रॉक हैज बीन इरोडेड। किसी तरीके से ये हार्ड रॉक का कुछ भाग अगर इरोड हो गया
ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला भाग जो है, ये हार्ड रॉक का अगर भाग थोड़ा सा भी इरोड हो गया तो ये सॉफ्ट रॉक का जो पार्ट हो गया, अब ये इरोड, ये क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। जब ये एक्सपोज हो गया तो ये भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इरोड होने लगेगा। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहां पे एक ऐसी रॉक पड़ी है और जिसके बीच में, एक ऐसी रॉक पड़ी है जिसके बीच में गैप है, और यहां पे आपको एक और रॉक पड़ी हुई दिखाई देगी इस तरीके से। ये गैप इसके बीच में दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको यहां पे दिखाता हूं तो थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, बीच में गैप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बस यारडांग और ज्यूगन, फर्क ये है, जो नीचे वाला आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, ऊपर हार्ड रॉक थी, जो एक्सपोज हो गया वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। बस याद ये रखना है, यारडांग के अंदर, इसको ऐसे समझ लो ना, मान लो किसी एक रीजन के अंदर इस तरीके से हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक है, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, तो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो क्या ये इसी समय पे इस तरीके से बना हुआ दिखाई नहीं देगा? यस, बिल्कुल सही बात है सर। हार्ड रॉक, हार्ड रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट सॉफ्ट तो गई कट। तो यहां पे हार्ड और सॉफ्ट ये है यारडांग। यहां पे हार्ड और सॉफ्ट इस हॉरिजॉन्टल मैनर में है। अगर हार्ड और सॉफ्ट वर्टिकल मैनर में होंगी तब उस समय पे आप इसे कहेंगे ज्यूगन, और अगर हॉरिजॉन्टल मैनर में है तो इसे आप कहेंगे यारडांग। फिर आता है विंड ब्रिजेस। ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, जहां पे जो एरिया सॉफ्ट रॉक का बना हुआ था वो विंड ने क्या कर दिया, एकदम अच्छे से इरोड कर दिया। ठीक है, चैड के अंदर जो सहारा डेजर्ट का रीजन है वहां पे आपको ये दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबने सुना है धोरे, जो राजस्थान के होंगे लोग, जिन्हें द्रियंस कहा जाता है, जिन्हें आप सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब भी मिट्टी उड़ती है तब मिट्टी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पे क्या बनाने की कोशिश करती है, माउंट्स बनाने की कोशिश करती है, सैंड को, सैंड के माउंट्स बनाती है। दीज आर वेरी कॉमन इन द डेजर्ट रीजन्स, जहां पे दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग थिंग्स, और ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स एज वेल। ठीक है, अब ये जो ड्यून्स आपको दिखाई देते हैं, जब सैंड एक्यूमुलेट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ड्यून्स आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर। क्रिसेंट शेप ड्यून्स आपको दिखाई देते हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स अगर दिखाई देते हैं तो इन्हें हम बरखांस के नाम से जानते हैं, या बर्चन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सैंड ड्यून्स हैं। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि ऐसे छोटे छोटे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं जो कि हवा के पैरेलल बन जाते हैं। इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पहाड़ी यहाँ पे है और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, और हवा अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को उड़ा के लेके जा रही है, तो वो मिट्टी यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहेगी। तो क्या मिट्टी का बहाव हवा के डिपोजिशन के परपेंडिकुलर है? जी हाँ, उसे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाएगा। तो बरखान ड्यून्स, फिर आपने देखा, ये देखो बरखांस जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। देन लॉन्गिट्यूडिनल, जो आपको विंड की डायरेक्शन के पैरेलल बनते हुए दिखाई देंगे। फिर पैराबोलिक, जो कि स्मॉलर लेवल पे आपको जो पैराबोलिक है, दैट स्मॉलर लेवल पे आपको पैराबोलिक दिखाई देंगे। देन स्मॉलर लेवल पे पैराबोलिक दिखाई देंगे। फिर ट्रांसवर्स में ये देख रहे हो, ये विंड चल रही है, ड्यून इधर बना, विंड चल रही है, ड्यून इधर बना, विंड चल रही है, ड्यून इधर बना। सो दे आर टर्म्ड एज द ट्रांसवर्स ड्यून्स, सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा सैंड ड्यून्स और इन डेजर्ट के अंदर लैंडफॉर्म्स में हम कुछ नहीं देखते हैं। अलग अलग तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं, और उसमें आपको कुछ सैंड ड्यून्स ऐसे दिखाई देंगे जो कि स्टार शेप्ड होंगे। और अगर आप रीजनल पेपर यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर दीज सैंड ड्यून्स, जो कि राजस्थान में कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है और देखे भी जाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सी वाटर लैंडफॉर्म्स। द मेजर एक्शन हियर इज हाइड्रोलिक एक्शन।
So in the sea water landform, as I have mentioned, hydraulic action is very important. मतलब ये है कि पानी का जो एक्शन है उसकी वजह से इरोजनल एजेंट्स के रूप में वो काम करेगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी कोस्टल रीजन के अंदर हैं, अगर आप किसी कोस्टल रीजन के अंदर हैं और इस कोस्टल रीजन के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है, तो यहाँ पे जो वाटर है, दिस वाटर जो कि सी लेवल, जब आप देखते हैं ना हाई टाइड्स आती हैं, तब हाई टाइड के वक्त में यहाँ पे बहुत सारा पानी ऊपर की ओर आएगा और कुछ अमाउंट ऑफ जो सी वेव्स होती हैं, जो सी वेव्स होती हैं, ये कुछ नहीं अपने साथ कैरी करती हैं एनर्जी को। जब ये अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं तो दिस एनर्जी विल बी इम्पार्टेड टू दिस रॉक। जो ये रॉक है इसको एनर्जी इंपार्ट की जाएगी और जिसकी वजह से यहां पे हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से आपको क्या दिखाई देगा, ये हाइड्रोलिक एक्शन होगा। होता ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक पाइप में पानी लिया और उसको एक दीवार के साथ आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करते जा रहे हैं, तो होगा ये कि कुछ समय के बाद उस दीवार का मटेरियल बाहर निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी जब अंदर एंटर करता है तब उसके साथ साथ जो वहां पे गैप्स होते हैं वहां से जो एयर है वो बाहर आने की कोशिश करती है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कारण एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस वजह से वहां पे आपको मटेरियल बाहर इजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोलिक एक्शन। सेकंड, आप देखेंगे यहां पे कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, जो सैंड होगी ये भी जाके, या कुछ पार्टिकल्स होंगे ये भी जाके इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, सो इट विल बी टर्म्ड एज एब्रेजन। तो यहां पे थोड़े समय बाद आपको ये एहसास होगा कि जो ये पूरा का पूरा पत्थर था, जो ये पत्थर पूरा सॉलिड पत्थर, पहले पूरा का पूरा ये सॉलिड पत्थर बना हुआ था, इसके अंदर अब गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। गैप कैसे क्रिएट होंगे वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब ये पानी का एक्शन यहां पे लगेगा तब धीरे धीरे वक्त के साथ इस रीजन के अंदर ये केव बनने लगेगी। ये क्या बन जाएगा? एक केव बन जाएगा जहां पे आपको इस तरीके से सी केव्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। किसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा? सी केव्स का। तो पहला जो मेजर हमारे पास जो एस्पेक्ट है लैंडफॉर्म का, उसमें आप सी केव्स देखेंगे। सी केव्स के बाद आपको क्लिफ दिखाई देंगे, मैं उनके ऊपर आता हूं। क्लिफ्स जो हैं, ऐसे क्लिफ्स आपको दिखाई देते हैं जिनको आप क्लिफ बीचेस कहते हैं। गोवा जाते हैं ना, तब आपको ऐसे क्लिफ बीचेस दिखाई देते हैं। आप क्लिफ पे खड़े हैं, स्टीप रोकी कोस्ट होता है जहां पे एकदम वर्टिकली राइज करने वाला एक क्लिफ आपको दिखाई दे रहा है जिसके नीचे समुद्र है, दैट इज अ क्लिफ। उसके बाद अगर आप देखें यहां पे वेव कट प्लेटफॉर्म्स, जब ये धीरे धीरे आप खुद समझें, यहां से सबसे पहले क्या हुआ, ये पानी आया, पानी आके टकराया, फिर टकराया, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो इरोड होता रहेगा और जैसे इरोड हो जाएगा फिर ऊपर से पूरा मटेरियल नीचे की ओर गिर जाएगा। जैसा हमने कहां देखा था, वाटरफॉल्स के अंदर, वैसा ही सिमिलर प्रोस्पेक्ट यहां पे हो रहा है, जहां पे आपको दिखाई देगा कि जब मटेरियल का सीवेव का एक्शन लगता है तो उसकी वजह से जो नीचे की सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो इरोड हो जाती हैं और फिर एक दिन ऊपर से हार्ड रॉक भी नीचे गिर जाती है। दैट इज अ वेव कट प्लेटफॉर्म। अब आप देखें यहां पे बन गई सी केव, जैसे यहां पे इस रीजन में भी आप देख सकते हैं, तो इसको बोला गया सी केव। बट फिर एक दिन क्या होगा, पानी पूरा का पूरा इससे आर पार हो जाएगा, जिससे बनेंगी सी आर्चेस। जिससे क्या बनेंगी? सी आर्चेस। फिर एक दिन ये वाला जो ऊपर वाला भाग है वो भी नीचे की ओर गिर जाएगा, जिससे आपको दिखेंगे ऐसे सी स्टैक्स। तो सी केव्स, सी आर्चेस, सी स्टैक्स, इन सबका फॉर्मेशन आपको मरीन जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, उसमें दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं वेव कट प्लेटफॉर्म्स, फिर हमें दिखाई देगा केव्स, देन वी विल हैव आर्चेस, फिर आर्चेस के बाद वी विल हैव स्टैक्स। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नाउ मूविंग ऑन टू दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दैट इज अ बे। जैसे आप भारत के अंदर अगर मान लीजिए किसी एक ऐसे रीजन के अंदर हैं जिस रीजन में इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा रॉक पड़ा हुआ दिखाई देता है, बट इसका जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द सॉफ्ट रॉक। ये कौन सी रॉक है? सॉफ्ट रॉक है। और ये सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, पूरा का पूरा पोर्शन सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है। कुछ समय बाद क्या होगा, एंड बाकी की जो सराउंडिंग रॉक्स हैं वो हार्ड रॉक्स हैं। अब इसमें क्या है, सी वेव का एक्शन लगा,
सी वेव का एक्शन हुआ। अब थोड़े समय बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा, जो सॉफ्ट रॉक है वो तो वही है, वो तो क्या हो गई, इरोड हो गई, और जो हार्ड रॉक्स हैं वो वहीं की वहीं रही। इसका मतलब ये है पानी यहां तक आ गया तो इससे बनेंगे बे। जैसे कि आप भारत के अंदर बे ऑफ बंगाल देखते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, यहां की रॉक्स हार्ड, यहां की रॉक्स हार्ड, जो सॉफ्ट रॉक थी वो क्या हो गई, इरोड हो गई। This is what we learn out of this. Then we call as then we understand the process of the depositional landforms. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, देखो मान लीजिए यहां पे ये एक कोई शोर है, इस शोर पे सी वेव्स आती हैं, अपना एक्शन करती हैं, बट जब वेव्स आएंगी तो वो क्या करेंगी, इसको थोड़ा सा एंगल पे स्ट्राइक करेंगी। क्यों एंगल पे स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि वेव्स चलती हैं विंड के माध्यम से, और जो विंड्स हैं वो हमेशा कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में है, तो वो सीधा नहीं चलती हैं, रादर टेढ़ा चलती हैं। जब वो टेढ़ा आके इससे स्ट्राइक करेगी तो यहां के मटेरियल को क्या करेगी, उखाड़ेगी। तो इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आपके पास ये एक कोस्ट है, इस कोस्ट के ऊपर सी वेव्स के कारण यहां से बहुत सारी वेव्स आके स्ट्राइक करती हैं इस कोस्ट को इरोड करेंगी तो यहां का मटेरियल जो होगा वो अब वापस आने की कोशिश करेगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ और बताओ कि जब यहां से जब वेव जा रही है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और जब वापस आ रही होगी तब उसके पास एनर्जी नहीं है। तो इरोड करने के बाद जो मटेरियल पीछे आना चाहेगा इसको बोला जाता है स्वैश, इसको बोला जाता है स्वैश, जो टेढ़ा जाके स्ट्राइक कर रहा है। वापस आने वाला मटेरियल जो है, जो वापस आके मटेरियल रुकेगा, उसको बोला जाएगा बैकवॉश, उसे बोला जाएगा बैकवॉश। तो आप देखेंगे ना एक तरीके से यहां पे मिट्टी का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे मिट्टी का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको इस तरीके से भारत के पास देखें तो जैसे ही इससे टकराई, इस जगह पे मिट्टी का डिपोजिशन इस तरीके से स्टार्ट हो गया। ये जो मिट्टी का डिपोजिशन स्टार्ट हुआ इसे बोला जाता है सैंड स्पिट, इसे बोला जाता है सैंड स्पिट। और ये जो प्रोसेस है जिससे ये लॉन्ग शोर पे आपको मिट्टी का डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, इसे बोला जाता है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, जिसमें आपके दो प्रोसेसेस हैं, स्वैश एंड बैकवॉश, स्वैश एंड बैकवॉश। और जो स्वैश है, दिस स्वैश इज समथिंग, और दिस स्वैश इज पावरफुल, और जो बैकवॉश है वो कंपैरेटिवली कम पावरफुल है, लेस पावरफुल है। इसलिए यहां पे इनका रिजल्टेंट क्या होगा, डिपोजिशन। और जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन किस लेवल पे देखा जाएगा, डिपोजिशन देखा जाएगा लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट के माध्यम से, और जिससे क्या बनेगा, सैंड स्पिट। अब कुछ समझो, यहां पे पानी था समुद्र का, अब ये पानी पीछे की ओर जाने लगेगा, तो इससे क्या बनेंगे, बैक वाटर्स। इसी कारण से केरला के जो बैक वाटर्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं। केरला के जो बैक वाटर्स है ना बच्चा, वो बहुत ही फेमस हैं सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि समुद्र का पानी पीछे आ गया। अब अगर आप इसको देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, और ये इस पूरे के पूरे कोस्ट के साथ, यहां पे ये इस तरीके का कोस्ट था और इस कोस्ट के साथ इस तरीके से आके जुड़ गया। तो जब ये जुड़ जाता है तो इसे बोला जाता है सैंड बार, और यहां पे पानी एक लेक के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे बोला जाता है लगून लेक, जिसे बोला जाता है लगून लेक। तो आप यहां पे देख सकते हैं बैरियर आइलैंड, जो कि आप यहां पे देखेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा ड्यून्स, एंड फाइनली वी विल हैव दी लगून्स। तो लगून्स का फॉर्मेशन आपको यहां पे होता हुआ दिखाई देगा। तो दीज आर नथिंग बट द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ दी सी लैंडफॉर्म्स। नाउ हम लास्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, दैट इज ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में हम बात करें तो जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स जो हैं ये मूव करते हैं, ग्लेशियर्स जो हैं दे डू मूव, यस डेफिनेटली ये मूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर यहां पे आपको एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, एंड अगर ये ग्लेशियर्स यहां पे हैं तो ये ग्लेशियर जब मूव करेगा, जब ये ग्लेशियर मूव करेगा तो इस पहाड़ की सतह को क्या करेगा, बहुत ज्यादा इरोड करेगा। इस इरोजन का प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। ग्लेशियर की सतह पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी जो है वो डिस्चार्ज होके वो क्या होगा, मेल्ट होके कहां घुसेगा, इन रॉक्स के बीच में।
जो पहाड़ की रॉक्स हैं। अब आप खुद समझें, जब हमने वेदरिंग पढ़ा था तब हमने जाना था कि पहाड़ के अंदर पानी चला गया, ठंड होगी, पानी एक्सपैंड होगा, क्योंकि पानी बर्फ बनता है तो एक्सपैंड हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये पहाड़ टूटने लगेगा। यहां से कुछ मटेरियल्स टूटने लगेंगे, और जो ये मटेरियल्स टूटने लगेंगे, इन मटेरियल्स को अपने साथ नीचे कौन लेके आएगा? ये ग्लेशियर अपने साथ इनको नीचे लेके आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ग्लेशियर ने यहां के मटेरियल को क्या कर दिया? प्लक कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज प्लकिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लकिंग। और कुछ समय बाद आपको ये जो सतह है पहाड़ की वो इस तरीके से दिखाई देगी। कुछ जो यहां से मटेरियल जो है वो उखाड़ के कौन ले गया नीचे? वो उखाड़ के नीचे ले गया ग्लेशियर। तो प्लकिंग। और जब आप कुछ समझो, ये प्लकिंग में तो आपने मटेरियल को उखाड़ लिया, जब ये ग्लेशियर चलेगा तब ये प्लग्ड मटेरियल इस सरफेस के साथ टकराएंगे। जी हां, जो मिट्टी पत्थर है वो पत्थर रगड़ेगा इस सरफेस के साथ, बिल्कुल रगड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एब्रेजन। तो सेकंड प्रोसेस यहां पे कौन काम करेगा? एब्रेजन का। और प्लकिंग और एब्रेजन के कारण यहां पे लार्ज स्केल पे इरोजन देखा जाएगा। लार्ज स्केल पे आपको क्या दिखाई देगा? इरोजन दिखाई देगा। दिस इज द ग्लेशियर्स का इरोजनल प्रोस्पेक्ट। अब इससे लैंडफॉर्म कैसे बनेंगे? अब खुद दिमाग लगा के सोचें। यहां पे मान लीजिए वी हैव द माउंटेन्स, और इन माउंटेन्स पे इस साइड भी ग्लेशियर है और इस साइड पे भी ग्लेशियर है। जब ये ग्लेशियर्स मूव करेंगे, क्या इस माउंटेन की सतह को, इरोड करेंगे? जी हां। तो क्या ये माउंटेन इस तरीके से दिखाई देगा या ये माउंटेन इस तरीके से दिखाई देगा? सर ये इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि नाउ द माउंटेन्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस मैनर, क्योंकि यहां पे ये पूरा का पूरा जो सतह है ये किसने इरोड कर दिया? ये पूरा सतह इरोड करके कौन चला गया? ये पूरा सतह इरोड करके चला गया हमारा ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर के इरोजन के कारण ही यहां पे आपको एक बहुत बढ़िया चीज का डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा। आप खुद समझेंगे यहां पे, वो ये है कि जब आप इस माउंटेन को देख रहे हैं, तो इसका इस तरीके से प्रेजेंस हो जाता है, क्योंकि ये सरफेस धीरे धीरे क्या होने लगता है? इरोड होने लगता है। तो ये एक डिप्रेशन सा बन जाएगा, छोटा सा। ये जो छोटा सा डिप्रेशन बन जाता है ना, इसे लैंडफॉर्म्स का नाम देते हैं। इसे हम किसका नाम देते हैं? लैंडफॉर्म्स का नाम देते हैं। अब इसमें कैसे लैंडफॉर्म बनेगा? यहां पे जो ग्लेशियर था, अब ये ग्लेशियर पिघल गया, ये ग्लेशियर जब पिघल गया तो यहां पे क्या इकट्ठा हो गया? पानी इकट्ठा हो गया, तो एक लेक बन जाएगी जिसे टान लेक के नाम से जाना जाएगा। जिसे किस नाम से जाना जाएगा? टान लेक के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूं। सबसे पहले तो इरोजनल वर्क हो गया। इरोजनल वर्क में आपको यहां देखें, इसको बोला जाता है सिर्क। ये बन गया सिर्क। सिर्क में आपको पानी इकट्ठा हुआ, तो ग्लेशियर के अंदर आपको पानी पिघला, तो उसे एक लेक बनी जिसे किस नाम से जाना गया? टान लेक के नाम से जाना गया। और आप कुछ समझें, जब रिवर बह रही थी तो रिवर के इरोजन के कारण कौन सी वैलीज का डेवलपमेंट होता है? वी शेप वैलीज का। और ग्लेशियर्स जब मूव करेंगे तब उसकी वजह से जो वैलीज बनेंगी वो होंगी यू शेप वैलीज। जो वैलीज बनेंगी वो कौन सी होंगी? यू शेप वैलीज होंगी। और अगर ये यू शेप वैलीज होंगी, जब मान लीजिए ग्लेशिएशन का दौर चल रहा था, आइस एज चल रहा था, उस आइस एज के अंदर जब ये ग्लेशियर्स बने तब सी लेवल डाउन हो गया। उसके बाद जब सी लेवल अचानक से इंक्रीज हुआ, तब इन यू शेप वैली के अंदर कौन भर गया? पानी भर गया। और इसी यू शेप के अंदर अगर सी वाटर आ गया तो इसे बोला जाएगा फ्योर्ड्स। इसे क्या बोलते हैं? फ्योर्ड्स। तो यू शेप वैलीज हो गई, रिवर वैलीज होती है वी शेप। सिर्क पता लग गया, टान लेक पता लग गया कि ये कौन से हैं लैंडफॉर्म्स। दीज लैंडफॉर्म्स आर दी लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद ग्लेशियर्स। अब आते हैं एरीड्स पे। एरीड्स का मतलब यह है कि आप खुद समझें, एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, और इसके पीछे एक और माउंटेन था, इसके पीछे एक और माउंटेन था। जब ये सारे माउंटेन्स क्या होते रहेंगे? इरोड होते रहेंगे, तो बीच का हिस्सा एक क्या होगा? रिज की तरह आगे निकलेगा, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा इरोड हो गया, ये वाला हिस्सा इरोड हो गया, तो ये इस तरीके से बन गया। और जो बीच का, जो मेरा हाथ आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल बी टर्म्ड एज एन एरीड।
और जो ये पीक बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, इसे बोला जाएगा हॉर्न, इसे बोला जाएगा हॉर्न। ठीक है, चलिए यहां पे आपको मैंने फ्योर्ड्स बता दिया है, यू शेप वैली के अंदर पानी आ गया। इसके साथ साथ हमें एक और चीज जाननी है, दैट इज मोरेन। मोरेन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मोरेन का मतलब है, मोरेन का मतलब है जो भी आपने ग्लेशियर्स के, जितने भी आपने ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स देखे, उन सेडिमेंट्स को हम टिल कहते हैं। ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स होते हैं, ग्लेशियर्स के जो सेडिमेंट्स हैं, उनको बोला जाता है टिल। अब ये जब टिल जो होते हैं, ये जो टिल होते हैं, इन टिल को हम अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर इनका डिपोजिशन होता है तो उसे मोरेन कहा जाता है। जैसे अगर ये सारे सेडिमेंट्स साइड में डिपॉजिट हो रहे हैं, साइड में डिपॉजिट हो रहे हैं तो इनको लेटरल मोरेन कहा जाएगा। दो ग्लेशियर के बीच में डिपॉजिट हो रहे हैं तो इन्हें मीडियल मोरेन कहा जाएगा। एंड में डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसे एंड मोरेन कहा जाएगा। और फाइनल जहां तक ग्लेशियर पहुंचा था उसे बोला जाएगा टर्मिनल मोरेन। सो मोरेन कुछ नहीं है, ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स है उनका डिपोजिशन है। टर्मिनल मोरेन बताएगा कि एक ऐसा शेप होगा जहां तक ग्लेशियर अपनी अवस्था में पहुंचा होगा, लास्ट जगह तक। तो जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ, आपने प्लकिंग से देखा, एब्रेजन से देखा, जो भी सेडिमेंट्स प्लकिंग और एब्रेजन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो जाके जहां डिपॉजिट होंगे वहां पे आप इसको मोरेन की संज्ञा देंगे। ठीक है, अब हो गए हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स खत्म। एक लास्ट लैंडफॉर्म इसमें रहता है जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्रमलिन्स। जब ग्लेशियर मूव कर रहा है, ग्लेशियर मूव कर रहा है, अब इसमें क्या हुआ, मूव करते करते बीच में आगे सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स लेके चल रहा है। अब इन सेडिमेंट्स को आगे नहीं लेके जा पा रहा, बट ये सेडिमेंट्स के ऊपर से होके चला जाएगा। तो हुआ ये कि ये ग्लेशियर इस तरीके से मूव कर रहा था, यहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होके ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ग्लेशियर क्या करेगा, इनके ऊपर से इस तरीके से ग्लेशियर आगे की ओर मूव करेगा। तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन, जो एक अंडे की जो ट्रे होती है, वैसा आपको ये दिखाई देगा, इसको बोला जाएगा ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या है, एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि आपको कैसे दिखाई देता है, जो कि जिसकी एक लॉन्ग टेल दिखाई देती है और उसके साथ साथ एक साइड पे वो हिली दिखाई देगा। किसकी वजह से बनेगा, ग्लेशियल डिपोजिशन की वजह से। कौन सी टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग की टोपोग्राफी के रूप में दिखाई देगा। एक और लैंडफॉर्म मेरे मन में आ रहा है, मैं बता देता हूं, दैट इज एस्कर। एस्कर क्या होता है, मान लीजिए यहां पे ये पूरा ग्लेशियर था, इस ग्लेशियर के पिघलने के ग्लेशियर का कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स पिघलने लगे। जब ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स पिघलने लगते हैं ना, तब अपने साथ क्या लेके जाते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाते हैं। जब वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाते हैं, तब उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने लगता है। उन सेडिमेंट्स का जब डिपोजिशन होता है तो उसको बोला जाता है एस्कर। तो एस्कर तो हमने समझ लिया कि ग्लेशियर में से छोटी स्ट्रीम्स जब निकल रही हैं, तब जो बन रहा है उसे आप एस्कर कह रहे हैं। बट अगर ये ग्लेशियर पूरा पिघला तो वहां से एक नदी गई, जैसे कि आपने नाम देखा, ग्लेशियो फ्लूवियल। ग्लेशियो मतलब ग्लेशियर के कारण, फ्लूवियो मतलब होता है रिवर, फ्लूवियल मतलब है रिवर। तो अगर ग्लेशियर से एक नदी बहेगी तो वो भी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को आगे लेके जाएगी उस रीजन के, और उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी, जिससे बनेंगे हमारे आउट वॉश प्लेन्स। तो ये जो जितने भी लैंडफॉर्म्स हमने डिस्कस किए, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद दी these all are associated with the various agents such as glaciers with the various mechanisms such as erosion. अब यहां पे हमें पता लगा कि अर्थ के ऊपर होने वाले जो डायनेमिक फोर्सेस हैं वो इस अर्थ की सरफेस को शेप करते हैं, जिसमें इरोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट उसके साथ साथ इरोजन को चाहिए कुछ एजेंट सच एज विंड, वाटर, रिवर्स, एंड अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जो एजेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंडस्केप्स का इस धरती के ऊपर फॉर्मेशन करते हैं। So I hope you have understood this. The supplementary PDF will be attached to this video. Thank you so much. We'll see you next time with very much informative lecture. Goodbye.